नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आईके हिंदी टारगेट में। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हिंदी टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार इंटरव्यू 2016। जी हाँ, 2016 में 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर आए हैं और इसमें आपको 10 प्रश्नों की श्रृंखला प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन आपको दिया जा रहा है और आप लोग अच्छे से इसको देख भी रहे हैं। तो सवाल हमारा जवाब भी हमारा, ठीक है। इसका यही स्लोगन है, सवाल हमारा जवाब भी हमारा। ये सवाल हमारा जवाब भी हमारा में लगातार भाग 38वां लेकर आए हैं और 37वें भाग का आपको जवाब देंगे और फिर आपको 38वें भाग का सवाल मिलेगा जिसको आपको जवाब देना है। तो आपको बिल्कुल कतई नहीं डरना है, किसी से भी नहीं डरना है। ये समझ लीजिए कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो कुछ है हम ही हैं, ठीक है। एकदम मान चलिए कि सबसे बड़े हम ही हैं, आपको डरना नहीं है। वहाँ जो बैठेंगे वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं, ठीक है। तो उनसे एकदम बिल्कुल मत डरिए। जब तक साक्षात्कार ना हो जाए तब तक की दमदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि हम जो साक्षात्कार देने जा रहे हैं हम एकदम अच्छे से देंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ जाइए आप से पढ़ाने को कह दें और आपके वहाँ पैर थरथराने लगे, कांपने लगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए दिमाग में कि हम तो कभी पढ़ाए नहीं है और ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड जो भी रहेगा वहाँ आपसे कह देंगे कुछ कहने के लिए, हम लिख नहीं पाएंगे, हाथ कांपेगा, पैर कांपेगा, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल मत सोचिए, कुछ नहीं कांपेगा वहाँ। एकदम सोचिए जो कुछ है हम ही है, हमारे सामने सब एकदम बच्चे हैं, एकदम जीरो हैं। और ये अपने दिमाग में बना लीजिए सबसे बड़े विद्वान आज हम हैं। जब पढ़ाएंगे वहाँ एकदम जानिए, साक्षात्कार जब पहुँचेंगे इलाहाबाद तो समझ इलाहाबाद में घुसते ही समझ जाइए कि सबसे बड़े विद्वान हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। तब आपका साक्षात्कार अच्छे से होगा। लेकिन आप दूसरों के कहने पे, कोई इधर से कह रहा है ऐसा पूछ रहे हैं वैसा पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपके मन में क्या है, घर पे हैं तब भी आपके पैर कांप रहे हैं। अभी नहीं कांपेंगे पैर, जैसे ही आपका इंटरव्यू साक्षात्कार डेट आएगा आपके पैर वैसे ही कांपेंगे। अब तो डेट आ गया, अब क्या करें। तो एकदम बिल्कुल डरिए मत, आपका डेट जल्दी ही आएगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं है और आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से करना है। जो बताएं बस आपको उसी बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 38वां भाग है, तो आप लोग अच्छे से देख रहे हैं और कमेंट में जवाब भी अच्छे से दे रहे हैं। बस इसी तरह से आप लोग स्नेह और प्रेम प्रकट करते रहिए, तो हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के देते रहेंगे। आप किसी भी माध्यम से पढ़िए, हम नहीं कहते कि हमारे यूट्यूब से पढ़िए, बुक से पढ़िए, किसी भी यूट्यूब से पढ़िए, अपने जो गुरु जिसको समझते हैं उनसे पूछ के पढ़िए, ठीक है, किसी भी माध्यम से। लेकिन आप पढ़ते रहिए, आपको एक सीट पक्की कर लेनी है। आपको ये नहीं मतलब सीटें कम है, मेरिट इतनी गई है उतनी गई है, आप सब एकदम विचार छोड़ दीजिए। कितनी भी मेरिट गई हो आपसे कोई मतलब नहीं, आप इंटरव्यू में हैं तो हैं, ये मान चलिए। और एक बात, आपको सीट चाहिए पहली या आखिरी, ये नहीं देखना है कि हमें पहली चाहिए, हमें सीट चाहिए। जितने सीट हैं उनमें से जो लगभग 1200 है, 1100 कुछ, तो उनमें से हमें एक ही सीट चाहिए, एक से मतलब है। और जो जितने बचेंगे सभी भाइयों को मिल जाए, ठीक है। बस आपको एक सीट से मतलब है, बस कहीं भी हो ज्वाइनिंग आपका यूपी में होगा और बाहर नहीं होगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल संतुष्ट रहिए, आपका इंटरव्यू अच्छे से होगा। हम कई बार बता चुके हैं, आपके एलटी जल्द ही वेरिफिकेशन होने वाला है। आप लोग जान रहे हैं, ऑनलाइन आज से प्रारंभ हो गया है और 15 तारीख से आपका वेरिफिकेशन होगा और 5 नवंबर तक इसका वेरिफिकेशन का डेट समाप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपका नवंबर में ही आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी, क्योंकि इसके तुरंत बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा। इसमें ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है कि 13 विषय की तरह, इसमें मात्र हिंदी का ही रहेगा। तो आपको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिलने वाली है एलटी ग्रेड के छात्रों को, और उससे कहीं ना कहीं बहुत फायदा होने वाला है। टीजीटी के जो मिनिमम कट ऑफ पर है एकदम बिल्कुल ना घबराएं, अच्छे से इंटरव्यू दें और गारंटी के साथ उनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और उनका चयन अवश्य होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे। बातें हम वैसे फालतू की नहीं करते, जो भी बातें करते हैं आपके हित में और आपकी जानकारी के लिए करते हैं। तो आप लोग को थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि नहीं बातें आप ज़्यादा कर रहे हैं, इतना देर पता नहीं फालतू में क्या बक 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 कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको सुझाव दे रहे हैं। अगर सुझाव अच्छा लगेगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। नहीं तो हम कल से ऐसी बात कभी नहीं बताएंगे, तो आप लोग कहेंगे तो हम सीधे बस प्रश्न में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों में क्या क्या रखा गया है। तो वो प्रश्न आपके सामने रखा जा रहा है, जो 37वां भाग का उसको हम बताते हैं, फिर आपको 10 प्रश्न फिर सवाल देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो इससे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलने वाला है। हो सकता है एक सब्सक्राइबर से आपका, आप सब्सक्राइब से आपका
जो जीवन हो बदल जाए। तो कहा गया है कि समा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती अहले दिल से निकल सकती है। जी हाँ, समा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती अहले दिल से निकल सकती है। और मायूस मत करो अपने इरादों को, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। तो जी हाँ, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ आपको लेकर। ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके सामने। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोग नहीं क्लियर कर पाए थे, हम बताते हैं। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? तो ये है रिपु दारण रास। रिपु दारण रास सर्वप्रथम या सर्व प्राचीन सर्वप्रथम की बात कहा गया है, ठीक है। तो रिपुदारण रास ये सर्वप्रथम ग्रंथ है। इसके बाद आपका नंबर आता है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यहाँ प्राचीन भूल गए, लेकिन ये सबसे प्राचीन सर्वप्रथम ग्रंथ है, यही आपका है। तो सबसे प्राचीन या सर्वप्रथम रास ग्रंथ रिपुदारण रास है। इसके बाद आपका आता है उपदेश रसायन रास। आप लोगों ने कमेंट अच्छा बॉक्स में दिया था, कमेंट बॉक्स में अच्छा जवाब दिया था। तो रिपुदारण रास जो दशरथ ओझा मानते हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है 905 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों के नाम बताइए। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों के नाम बताना आपको, आप लोग सब जान रहे हैं। तो इसमें कर सकते हैं, दिनकर जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, बाल कृष्ण शर्मा नवीन हैं, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। बस आपको 4-5 याद होने चाहिए, आप विद्यमान है समझ लीजिए। तो ये सब क्या है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों के नाम है, ठीक। तीसरे प्रश्न की तरफ, नाथ संप्रदाय के लोगों ने वेश्या को किसका रूप माना है? तो वेश्या को किसका रूप माना है? माया का रूप माना है। इन्होंने वेश्या को क्या बताया है? माया। आपसे पूछा जाएगा माया का रूप किस संप्रदाय में माना गया? तो नाथ संप्रदाय में, या नाथ संप्रदाय के लोग वेश्या को क्या मानते थे? तो माया का रूप मानते थे। किसका रूप? माया का रूप, ठीक है। चौथा प्रश्न है, मध्य देशी भाषा के नाम से किस बोली को जाना जाता है? तो मध्य देशी भाषा आप जानते हैं उदंत मार्तंड है, उसमें इसका मध्य देशी का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका है खड़ी बोली। खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा के नाम से जाना जाता है। उदंत मार्तंड में इसका प्रयोग किया गया है। मध्य देशी भाषा को, खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है, ठीक है, जो जुगल किशोर का है 26 में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्या है? अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? तो अपभ्रंश में स्वर होते हैं 8। आप लोग जान रहे हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ठीक है, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ। यही आपके 8 क्या हैं? स्वर हैं। बाकी हिंदी में आप जान रहे हैं, इतना जानकार हैं। तो बस आपसे अपभ्रंश पूछे जाएंगे। अच्छा बताइए, अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? तो आपको बता देना है 8। छठवां क्वेश्चन, 6वें नंबर का, किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? तो पहले जान लीजिए किसके उपन्यास को। तो हरिऔध, नाम सुने होंगे। हरिऔध के उपन्यास को ठेठ हिंदी के ठाठ, कौन सी रचना? ठेठ हिंदी का ठाठ, इसी को पाठ्य मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। इसमें मुहावरों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। तो कुछ लोग प्रीप्रवास बताए थे, तो प्रीप्रवास का दूसरा नाम है, एक बार हम बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं, बरजांगना। बरजांगना बिलाप, क्या नाम है? बरजांगना बिलाप के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये दोनों आपकी जानकारी, और दोनों क्या है? ये प्रीप्रवास आपका महाकाव्य है, और ठेठ हिंदी का ठाठ और राजकिला फूल उपन्यास है। 2 ही उपन्यास ये लिखे हैं। 7वें नंबर पर आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 प्राध्यापक कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 प्राध्यापक थे। पहले थे लल्लू लाल। कौन थे? लल्लू लाल। ऐसे कभी बहुत कम मिलते हैं जो एक ही अक्षर से नाम मिले। देखो सब ही इसमें ला लिखा गया है, और एक ही वर्ण के नाम है, दूसरा नाम इसमें नहीं है, बस लल्लू, यानी सब लाला है। और दूसरे हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र जी हैं। तो लल्लू लाल, सदल मिश्र और अन्य 2 लोग थे, लेकिन वो नहीं थे। इसमें से ईसा अल्लाह खां और सदासुख लाल।
सबकी भाषाओं की चर्चा हम कर देंगे अगली वीडियो में। 8वां है पृष्ठ पेषण किसे कहते हैं? पृष्ठ पेषण किसे कहते हैं? तो किसी बात को दोहराना क्या होता है? पृष्ठ पेषण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। किसी बात को दोहराना क्या है? पृष्ठ पेषण। 9वां उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, भारत भारती। ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत भारती। और सबसे पहले जो दिया गया, ये दिया गया है 1982 में, जब महादेवी वर्मा को क्या मिला? यामा उसी के साथ ये भी दिया गया था, महादेवी वर्मा जी को मिला है 1982 में भारत भारती पुरस्कार। 10वें नंबर पर राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये अंदर से थोड़ा क्वेश्चन है, तो इसके थे अशोक वाजपेयी। ये सब थोड़ा थोड़ा जानना है आपको। ठीक है, अशोक वाजपेयी जो हिंदी साहित्य में है, अशोक वाजपेयी। ठीक, तो ये अशोक वाजपेयी हैं। राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो अशोक वाजपेयी हैं। अब ये रहे आपके 10 प्रश्नों के जवाब। अब आपको मिलेंगे 10 सवाल। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 10 सवाल हैं आपके लिए। तो आज का सवाल, अब देखते हैं आज के सवाल में आपको कौन कौन से प्रश्न मिल रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको देना होगा जवाब। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आ गया है। ठीक है, तो देखिए पहला है, बूलर महोदय को पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर शक कब होने लगा? ठीक है, प्रामाणिकता पर कब शक होने लगा, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर देख लीजिए प्रामाणिकता कैसे लिखा, इसको भी आपको थोड़ा सचेत कर दे। यहाँ परमा नहीं रहेगा, जब कोई भी एक प्रत्यय लगता है उसमें तो पूर्व वाला हर्ष दीर्घ हो जाता है। जैसे देख लीजिए मेन है, आपको ये बता दे रहे हैं, प्रमाण जब इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा प्रामाणिक। जिसे आपका संसार है, सांसारिक, परिवार है, पारिवारिक, समाज है, सामाजिक। ठीक है, लिंग है, लैंगिक, वेद है, वैदिक, पक्ष है, पाक्षिक, भूमि है, भौमिक। इसी तरह से आपका ह्रस्व वाला दीर्घ हो जाता है। तो आपको बताना है बुलर महोदय को पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर कब शक होने लगा। दूसरा, एक से एक क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहे हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कुल भावों की संख्या कितनी मानी है? इसकी बात हो रही है, नाट्य शास्त्र में कुल भावों की संख्या कितनी मानी है भरत मुनि ने। इस पर जितने भी सवाल बन रहे हैं हम एक एक करके आपको दे रहे हैं, और तब तक हम दे देंगे जब तक आपका इंटरव्यू होगा, तब तक आपको एकदम समझ लीजिए आपको हम एग्जामिनर बना देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब एग्जामिनर बना देंगे इसका मतलब नहीं कि आप जाके वहाँ प्रश्न करने लगे। ठीक है, हाँ एकदम समझ लीजिए, अपने अंदर लाइए हो। अगला, निराला जी को छंदों का गुरु किसने कहा? जी हाँ, छंदों का गुरु किसने कहा? निराला जी को। चौथा है, कामायनी को आधुनिक रामचरितमानस की संज्ञा किसने दी? किसी ने कह दिया, कहने वाले बहुत हैं, जिसे बहुत लोग ऐसे हैं जो इनको कुछ काम धाम नहीं रहता, वो हिंदी वाले को बहुत परेशान करते हैं। अब कह दिए कामायनी को आधुनिक रामचरितमानस कह दिए, बताइए किसने दिया? चलिए अब परेशान रहिए, तो किसने दिया आप लोग को भी हम परेशान कर रहे हैं, ये बताना है। पांचवा है, साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा? साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा? कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देना है सभी प्रश्नों के। पंत जी की अंतिम छायावादी रचना कौन है? ये भी आपको लिख के बताना है। अंतिम की बात हो रही है। छठा है, परमाल रासो, जी हाँ, परमाल रासो आल्हा खंड की कोई पंक्तियां गा के सुनाइए। अब देखो मामला फंस गया। मामला फंसेगा नहीं, एकदम आपको कोई ना कोई पंक्तियां पूरे साहित्य से याद कर लेना, चाहे परमाल रासो, चाहे कबीर, रहीम, दो किसी का भी, दोहा सोटा, कुछ भी याद करिए। तो आपको कोई पंक्तियाँ गा के सुनाना है, तो आप सुनाइएगा आला खंड कैसे गाया जाता है, नहीं तो हम तो हइये हैं, सुनाएंगे आपको। आठवां है, अभियान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है? यानी इसका उपजीव्य इसका कहाँ से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम। नौवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी, यानी छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ, या छत्तीसगढ़ भाषा जो है कहाँ बोली, जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है, क्षेत्र बताइए। इसका आपको क्षेत्र बताना है, कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, वो आप लोग बता ले जाएंगे। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, देख लीजिए क्या लिखा है आपके सामने। लिखा है 18
या 18 कुछ भी हो, तो आपको बताना है ये क्या है 18 कि शुद्ध वर्तनी लिखकर बताइए। तो शुद्ध कैसे 18 लिखे जाएगा ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, क्योंकि ये उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो आपसे उल्टे सीधे पूछेंगे कि क्या पूछ ले कि ये फंस जाए। तो सब क्षेत्र में आपको तैयार करना है, 18 19 20 कुछ भी हो, आपको वहाँ सब क्षेत्र में हम आपको लेकर सबको दौड़ा देंगे। आपको पूरी तरह से घबराइए मत, बस आप लोग जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड या भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।